हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो कि हमारे पीएसएम में आता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, इसके हम डेफिनेशन देखेंगे, रिस्क फैक्टर देखेंगे, और इसकी एपिडेमियोलॉजी देखेंगे, प्रिवेंशन देखेंगे, और इसके प्रिवेंशन देखेंगे बस। फिर इसके बाद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज देखेंगे, फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज देखेंगे, फिर हाइपरटेंशन देखेंगे, और लास्ट में सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट स्ट्रोक देखेंगे, और ओबेसिटी भी। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहला कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर इस्केमिक हार्ट डिजीज। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन। हार्ट फंक्शन में इम्पेयरमेंट हो जाता है किसकी वजह से? इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो की वजह से टू द मायोकार्डियम कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी सर्कुलेशन। तो जब कोरोनरी सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है किसी वजह से, तो जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो हो जाता है, और उससे हार्ट का जो फंक्शन है उसमें इम्पेयरमेंट डिसफंक्शन हो जाता है। फिर इससे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होते हैं? तो पहला है एंजाइना पेक्टोरिस, एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इरेगुलरिटीज ऑफ हार्ट, एरिथमिया, कार्डियक फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। तो ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। फिर नेक्स्ट आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में इसमें देखते हैं लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन डेवलप्ड कंट्रीज में, जिसमें 25 से 30% टोटल डेथ्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है। इंसिडेंस इन अर्बन एरियाज इज 2 to 3 टाइम्स हायर देन इन रूरल एरियाज। तो 2 से 3 गुना ज़्यादा ये शहर वाले इलाकों में होता है, गांव वाले इलाकों से ज़्यादा। फिर है मैन में ज़्यादा देखने को मिलता है, 1.5 टाइम्स हायर, और मैक्सिमम इंसिडेंस 50 to 60 ईयर्स के बीच में देखने को मिलता है। अब है इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में इसमें हमें प्रोग्रेसिव एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है, लीडिंग टू प्लेक फॉर्मेशन, जिससे प्लेक बनता है कोरोनरी आर्टरीज में, और प्लेक एक थ्रोम्बस बनाता है जो कि ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम रिस्क फैक्टर्स पे। रिस्क फैक्टर में क्या है? पहला नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और दूसरा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल में वो रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते, जैसे एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे चेंज, हम दोबारा से एज कम नहीं कर सकते। इंसिडेंस इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली अबाउ 50 ईयर्स। तो 50 to 60 ईयर्स में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फिर सेक्स में मैन में ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू प्री मेनोपॉजल वुमेन। और फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन देखने को मिलता है इसमें, और जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल लेवल्स को। फिर आता है हमारा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में वो रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं, हैबिट को चेंज करके अपनी, या फिर कोई चीज़ बंद करके। तो इसमें सबसे पहला आता है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है? ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है जिससे एथेरोजेनेसिस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उससे, निकोटीन जो होता है इसमें, उससे हाइपरटेंशन होता है क्योंकि इससे एड्रेनलिन रिलीज होता है ज़्यादा, और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। ये तीन चीज़ें सिगरेट स्मोकिंग के रिस्क फैक्टर में हमें लिख के आनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे क्या है? एक्ट साइनर्जिस्टिकली विद हाइपरटेंशन एंड हाइपरलिपिडीमिया। तो ये जो सिगरेट स्मोकिंग है वो हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडीमिया भी कराता है साथ साथ में। फिर नेक्स्ट है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस जो है हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, वो इंक्रीज हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है सीरम कोलेस्ट्रॉल। सीरम कोलेस्ट्रॉल में हाई एलडीएल इज एथेरोजेनिक। जो एलडीएल होता है हमारा वो बॉडी के लिए सही नहीं होता है, और जो एचडीएल होता है वो प्रोटेक्टिव होता है। तो हाई एचडीएल प्रोटेक्टिव है और हाई एलडीएल एथेरोजेनिक है, क्योंकि जो एचडीएल है वो ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम टिश्यूज से लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। एलडीएल बाई एचडीएल रेशियो ग्रेटर देन 5 इंडिकेट्स हाई रिस्क। अगर एलडीएल और एचडीएल का रेशियो 5 से ज्यादा है तो ये हाई रिस्क को डिनोट करता है। फिर नेक्स्ट है एपोलिपोप्रोटीन ए वन, जो कि एचडीएल फ्रैक्शन का पार्ट है, और एपोलिपोप्रोटीन बी, एलडीएल फ्रैक्शन, आर स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर्स ऑफ सीएडी। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर्स हैं सीएडी के। फिर नेक्स्ट आता है सीरम होमोसिस्टीन। अगर इसका भी लेवल हाई है ब्लड में, 15.5 माइक्रोमोल से ज़्यादा है, तो ये डैमेज करेगा आर्टेरियल एंटीमा को, और आर्टेरियल एंटीमा को करेगा डैमेज, लिंक टू डाइट स्लो इन pyridoxine एंड फोलेट। और ये जो सीरम होमोसिस्टीन है वो ज़्यादातर उन डाइट में होता है जिसमें विटामिन B6 की कमी होती है और फोलेट की कमी होती है।
फिर नेक्स्ट आता है, हमें मेनली ये ध्यान देना है होमोसिस्टीन से हमारा आर्टरी का जो इंटीमा है, ट्यूनिका इंटीमा वाली लेयर वो डैमेज हो रही है। फिर डायबिटीज मेलाइटस आता है, जिसमें 2 to 3 times हायर रिस्क होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का। ओबिसिटी होता है, ओबिसिटी से भी ज्यादा चांसेस होते हैं हाई एलडीएल हाइपरटेंशन डायबिटीज होने के। और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता कोई पर्सन, और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने से जो प्रोटेक्टिव एचडीएल है वो कम हो जाता है। हॉर्मोन्स में हाइपर एस्ट्रोजेनीमिया, जब एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है तब ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कंट्रीब्यूट करता है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज वुमेन करती हैं उससे भी इंक्रीज होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क। टाइप ए पर्सनैलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्पिटिटिव ड्राइव, इम्पेशेंस, एग्रेसिवनेस और हॉस्टिलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी से होता है अल्कोहल, जो हैवी ड्रिंकिंग करता है उनमें होता है। सॉफ्ट वाटर, जहाँ देखा गया है कि जहाँ पर सॉफ्ट वाटर एरियाज हैं, जहाँ पर वाटर में जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम की हार्डनेस है वो प्रेजेंट नहीं है, वहां पर ज्यादा देखने को मिला है कोरोनरी आर्टरी डिजीज एज कम्पेयर टू हार्ड वाटर एरिया, जहाँ पर हार्ड वाटर मिनरल्स होते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं। नॉइज, chronic exposure to noise greater than 110 हर्ट्ज इंक्रीजेस सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो जो नॉइज का एक्सपोजर है 110 से ज्यादा, उससे हमारा सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। तो नॉइज भी एक रिस्क फैक्टर हो गया। अब एक ड्रग्स का रिस्क फैक्टर है इसमें, जो कि दिया गया है। टेक्स्ट मेंशन्स मिसयूज ऑफ फेनफ्लुरामीन एंड फेंटरमीन, फेन फॉर वेट रिडक्शन। ये जो दो ड्रग हैं वेट रिडक्शन में मिसयूज करते हैं लोग इसको। और फेनफ्लुरामीन वाज विथड्रॉन ग्लोबली इन 1997 ड्यू टू कार्डियक वेलुलर डिजीज एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ये जो फेनफ्लुरामीन है वो 1997 में ही विड्रॉ कर दी गई थी कार्डियक वेलुलर डिजीज और पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने की वजह से। और लोग इसका मिसयूज भी करते हैं वेट रिडक्शन में, तो ये हार्मफुल है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो सबसे पहला है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में आता है प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंसी और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। जो रिस्क फैक्टर का डेवलपमेंट है उसे हमें रोकना है, प्रिवेंट करना है इन पॉपुलेशन ग्रुप्स वेयर दे हैव नॉट येट अपीयर्ड, उन ग्रुप्स में जिसमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम स्मोकिंग, जैसे कि जो बच्चे हैं उनको स्मोकिंग से दूर रखना चाहिए। डाइटरी हैबिट्स को अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स को नहीं रखना चाहिए। एंड फिजिकल इनएक्टिविटी थ्रू मास एजुकेशन, और फिजिकल इनएक्टिविटी को खत्म करना है मास एजुकेशन प्रोवाइड करके। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में मेनली एजुकेशन ही देते हैं इस फैक्टर को प्रिवेंट करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें एक पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी होती है और एक हाई रिस्क स्ट्रेटेजी होती है। तो पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी में मास प्राइमरी प्रिवेंशन देखने को मिलता है, इसमें हम डाइटरी चेंज करते हैं। फिर हमारा डाइटरी चेंजेज है, इससे पहले हम कुछ करेक्शन देख लेते हैं जो पहले का छूट गया था, गलत हो गया था। इसमें सबसे पहला ये जो नॉइज का एक्सपोजर है वो हर्ट्ज में नहीं है, वो डेसिबल में है। यहाँ पर डेसिबल है। और यहाँ पर जो होमोसिस्टिन का लेवल था वो 15.5 मोल पर लीटर है, ना कि माइक्रो करके जो लिखा है गलत छपा है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, यहाँ पर डेसिबल है, इसमें लिख देते हैं डेसिबल। फिर आगे बढ़ते हैं, डाइटरी चेंजेस में सैचुरेटेड फैट 10% ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक से कम होना चाहिए। और जो टोटल कोलेस्ट्रॉल इंटेक है हमारा 300 मिलीग्राम पर डे से कम होना चाहिए। और सीरम कोलेस्ट्रॉल जो टारगेट है वो 200 से कम होना चाहिए पर मिलीग्राम पर डीएल। जो ब्लड में सीरम में जो लेवल है कोलेस्ट्रॉल का वो 200 से कम होना चाहिए। इंटेक 300 मिलीग्राम पर डे से कम होना चाहिए, दोनों में अंतर है। और फिर है इंक्रीज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइटरी फाइबर। नेक्स्ट हमें इंक्रीज करना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फाइबर्स को। और पॉपुलेशन स्ट्रेटजी में स्मोकिंग सेसेशन है दूसरा स्ट्रेटेजी, जिसमें स्मोक फ्री लाइफ स्टाइल रखनी है। और तीसरा है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होगा? रिड्यूस सॉल्ट इंटेक से, वेट कंट्रोल से और फिजिकल एक्टिविटी से। तो मेनली हमारे पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी में 3 चीजें हो गई, डाइटरी चेंजेस, स्मोकिंग सेसेशन और ब्लड प्रेशर कंट्रोल। फिर आता है हमारा हाई रिस्क स्ट्रेटेजी, जिसमें हम हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को स्क्रीन करेंगे, देखेंगे कि किसमें ज़्यादा चांसेज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की, और उनको स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेजर्स देंगे। जैसे स्क्रीनिंग करेंगे हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरलिपिडीमिया के लिए, डायबिटीज के लिए, और फैमिली हिस्ट्री जिसकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए होगी उसको स्क्रीन करेंगे। एंड प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक प्रिवेंटिव इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, जिसमें हमें
अर्ली स्टेज में डिजीज के प्रोग्रेशन को रोकना है एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन को रोकना है। इंक्लूड्स पोस्ट एमआई स्मोकिंग सीजेशन, जिसमें किसी को अगर माइकोडाइल इन्फेक्शन आ रहा है तो स्मोकिंग को रोक देना है। बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, कोरोनरी स्टेंटिंग कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, और लॉन्ग टर्म एंटीप्लेटलेट थेरेपी। तो ये हमारा इस्केमिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आता है इतना। इसमें इतना भी अगर हम लिख के आ जाएं एग्जाम में तो ये बहुत है, जितना मैंने बता दिया। जैसे पहले डेफिनेशन लिख दिया, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन जो होता है उसमें जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एमआई, एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डियक फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, एरिथमिया, ये सब। एपिडेमियोलॉजी लिख दी कि 25 से 30% डेथ होती है। अर्बन में ज़्यादा होता है, मेन में ज़्यादा होता है, 50-60 के साल के लोग में ज़्यादा होता है, प्रोग्रेसिव एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से होता है। रिस्पेक्टर लिख दिए, नॉन मॉडिफाइबल, मॉडिफाइबल। फिर प्रिवेंशन लिख दिया, प्राइमोडियल, प्राइमरी में पॉपुलेशन और हाई रिस्क स्ट्रेटेजी, और सेकेंडरी प्रिवेंशन लिख दिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इसके ओवरव्यू में क्या है, डिफेक्ट इन हार्ट स्ट्रक्चर। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का मतलब ये है कि जो बचपन से हार्ट डिफेक्ट हो जाते हैं, हार्ट स्ट्रक्चर और फंक्शन में, प्रेजेंटेड बर्थ से ड्यू टू इम्पेयर्ड फीटल डेवलपमेंट, क्योंकि जो हमारा फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है वो इम्पेयर हो जाता है। प्रिवलेंस 5 to 9%, 5 to 9 per 1000 चिल्ड्रन में देखा गया है बिलो 10 ईयर्स। क्लासिफिकेशन आप इसकी देखते हैं तो पहला ये डिवाइडेड है ए साइनोटिक और साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज में। तो जो ए साइनोटिक होता है वो फर्दर क्लासिफाइड है लेफ्ट टू राइट सेंट में और विदाउट सेंट। साइनोटिक वाला राइट टू लेफ्ट सेंट में। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो साइनोटिक वाला है उसको हम CRL से याद रख सकते हैं, राइट टू लेफ्ट सेंट। और जो ए साइनोटिक है उसको हम याद रख सकते हैं ALR से। फिर हम देखते हैं फर्दर ए साइनोटिक हार्ट डिजीज में क्या क्या आता है। लेफ्ट टू राइट सेंट में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डिफेक्टस आर्टेरियोसिस, और पेरसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ए साइनोटिक हार्ट डिजीज में विदाउट सेंट में कंजेनिटल आयोटिक स्टेनोसिस, कोएक्टेशन ऑफ आयोटा, और कंजेनिटल आयोटिक इनकम्पिटेंस या मिट्रल इनकम्पिटेंस। फिर हमारा साइनोटिक हार्ट डिजीज आता है CRL वाला। CRL वाले में राइट टू लेफ्ट सेंट देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला हो गया टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्राइकास्पिड आर्टरीज, कोएक्टेशन ऑफ आयोटा। हमें विदाउट सेंट ए साइनोटिक में भी देखने को मिला था। इसमें सीवियर और इनफेंटाइल दो तरीके के होते हैं, और इसमें बिना कोई टाइप वाला होता है। फिर आता है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट विद रिवर्स शंट के साथ, जिसको एक नाम भी दिया जाता है ईजनमेंगर सिंड्रोम। ईजनमेंगर सिंड्रोम ईजनमेंगर सिंड्रोम। और फिर आता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस विद रिवर्स शंट। फिर आता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट विद रिवर्स शंट। तो ये हो गए हमारे 7 साइनोटिक हार्ट डिजीज में कंडीशंस, और इसमें 3 है और इसमें 4 है। नेक्स्ट आता है एटियोलॉजी एंड डिटर्मिनेंट्स, कि क्या रीजन हो सकते हैं। तो एटियोलॉजी में क्या है, तो सबसे पहले है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं जो जो हमारे कंजेनिटल हार्ट डिजीज कॉज करने में। जैसे सबसे पहले क्रोमोसोमल एब्रेशन हो सकता है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो जाए, ट्राइसोमी ऑफ 13 क्रोमोसोम हो जाए, टर्नर सिंड्रोम हो जाए, मार्फिन सिंड्रोम हो जाए। फिर एनवायरमेंटल या मैटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे फीटल एक्सपोजर टू रुबेला वायरस का एक्सपोजर जब हो जाता है तो इसमें हमारी क्रोमोसोम ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है। फिर एक्सरे हो गया, अल्कोहल हो गया, और टेट्रोजेनिक ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अदर डिटर्मिनेंट्स में आता है जैसे हाई एल्टीट्यूड पे सबसे ज्यादा चांसेस होता है PDA होने का। प्री मैच्योरिटी में BSD और PDA हो सकता है। एडवांस मैटरनल एज, अगर कम एज में प्रेग्नेंट हो जाए मदर तो टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट का रिस्क होता है, एंड कंसंजीनियस मैरिज में रिस्क होता है। सेक्स डिफरेंसेस में बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व और एओर्टिक एट्रीजिया मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। PDA पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस और ओस्टियम सेकेंडम ASD फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं CHD का, तो फीटल हेल्थ एजुकेशन। सबसे पहले फीटस और हेल्थ एजुकेशन देना है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आएगा एजुकेशन देना। अवॉइड कंसेंजुनियस मैरिज को अवॉइड करना है, एंड अवॉइड प्रेगनेंसी आफ्टर 30 to 35 ईयर्स। रुबेला वैक्सीनेशन प्रॉपर्ली देनी है ऑल प्रोस्पेक्टिव मदर्स को बिफोर प्रेगनेंसी। जेनेटिक काउंसलिंग करनी है फॉर फैमिलीज अफेक्टेड विद दिस कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। एफिशिएंट एंटीनेटल केयर और अवॉइडेंस ऑफ हाई एल्टीट्यूड डिलीवरीज अवॉइड करनी है। नेक्स्ट हमारा आता है रूमेटिक हार्ट डिजीज एंड रूमेटिक फीवर। तो क्या एटियोलॉजी, क्या कॉज है इसका, क्या एपिडेमियोलॉजी है इसमें। तो सबसे पहले पॉजिटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस पाइजन होता है इसका, जो कि एक ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, पर्टिकुलरली M प्रोटीन टाइप 5।
जिसमें ये एम प्रोटीन टाइप 5 का पॉजिटिव एजेंट होता है। फिर नेक्स्ट है मैकेनिज्म क्या है इसका, सिक्वेले ऑफ अनट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस सोर थ्रोट। तो ये सोर थ्रोट के बाद देखने को मिलता है रिमेटिक हार्ट डिजीज। टॉक्सिन्स इसमें होते हैं स्टेबलाइजिन ओ, हीट लेवल होता है जो कि स्टेबलाइजिन एस जो कि हीट स्टेबल होता है। और चिल्ड्रंस में आप देखने को मिलता है 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज। फिर आता है प्रिवेलेंस, तो 6 per 1000 चिल्ड्रन देखने को मिलता है, अकाउंटेड फॉर 30% ऑफ कार्डियक केसेज इन चिल्ड्रन इन ओल्डर टेक्स्ट सीरीज। तो जो पुरानी किताबें थी उनमें 30% देखने को मिलता था कार्डियक केसेज में। पैथोजेनिक साइन इसमें एस्कोप नोड्यूल्स होते हैं, एस्कोप नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं जो कि एक ग्रेनुलोमेटस नोड्यूल होता है जिसमें पेरिवास्कुलर एग्रीगेट ऑफ lymphocyte, प्लाज्मा सेल और मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स होते हैं अराउंड फिब्रिनोइड कोर के अराउंड। मोस्ट कॉमन वॉल्व इसमें मिट्रल वॉल्व एसोसिएटेड होता है, मिट्रल वेलुलाइटिस हो सकता है इससे, जिससे मिट्रल स्टेनोसिस और इनकम्पिटेंस हो सकता है। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, कैसे हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देख सकते हैं, तो इसमें रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया होता है। तो इसमें कुछ मेजर मैनिफेस्टेशन होती है, कुछ माइनर। तो डायग्नोसिस बनती है इन मेजर और माइनर मैनिफेस्टेशन को देखते हुए। तो मेजर में कार्डाइटिस आता है, पॉलीआर्थराइटिस आता है जो कि माइग्रेटिंग होता है, सिडेनम स्कोरिया होता है, अरिथमा मार्जिनेटम होता है और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं। माइनर में फीवर होता है, अर्थराल्जिया, जॉइंट पेन, रेट ईएसआर, सीआरपी, ईएसआर और सीआरपी की जो वैल्यू है, सी रिएक्टिव प्रोटीन और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेशियो ये बढ़ जाता है, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल हो जाता है। फिर है मेजर में कार्डाइटिस और इनका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो कार्डाइटिस में पेन कार्डाइटिस होता है जो हार्ट लेयर से उनमें डैमेज होता है, और इसमें सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर देखने को मिलता है, जिसका एक स्पेसिफिक नाम है कैरी कुम्स मर्मर। फिर आता है पॉलीआर्थराइटिस जो कि एसिमेट्रिकली होता है, माइग्रेटरी, नॉन डिफॉर्मिंग इन्फ्लेमेशन होता है लार्ज जॉइंट्स का, जैसे नीज में, एंकल्स में, एल्बो, रिस्ट में। फिर है सेडेनम स्कोरिया, इनवॉलेंट्री पर्पसलेस जर्की मूवमेंट्स होते हैं, ये होता है मेनली न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस की वजह से। फिर आता है अरिथमा मार्जिनेटम जो कि पिंकिश नॉन ड्यूराइटिक ट्रांजिएंट सर्पिंजेनियस मैकुलर रैश होता है विद सेंट्रल क्लियरिंग ऑन ट्रंक एंड लिम्स। फिर आता है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स जो कि फॉर्म होता है पेनलेस नोड्यूल्स ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस के ऊपर। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, डायग्नोस्टिक स्टैंडर्ड, तो डायग्नोसिस के लिए दो मेजर क्राइटेरिया चाहिए होते हैं या फिर एक मेजर और दो माइनर क्राइटेरिया, प्लस एविडेंस ऑफ प्रेसिडिंग ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होना जरूरी है पहले से, और इंक्रीज जेसो टीटर देखने को मिलेगा, पॉजिटिव थ्रोट कल्चर और पॉजिटिव रैपिड स्ट्रेप्टोकोकस एंटीजन टेस्ट। फिर आता है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट लास्ट में। तो प्रिवेंशन में, प्राइमरी प्रिवेंशन में हमें क्या देखना है, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। तो जो स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस हो रहा है हमारा, उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करना है, एंड विद अ सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ बेंजामिन पेनिसिलिन जी 1.2 मिलियन यूनिट्स। तो बेंजामिन पेनिसिलिन जी का आईएम डोज देना है फेरेंजाइटिस में। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो डिजीज प्रोग्रेस हो रखी है उसको, उसका कंटिन्यूअस प्रोफाइलैक्सिस करना है विद बेंजामिन पेनिसिलिन जी से 1.2 मिलियन यूनिट्स आईएम एवरी 3 to 4 वीक्स अप टू एज 21 तक, एंड फॉर एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स तक पोस्ट अटैक, और अटैक के बाद 5 से 10 साल बाद तक भी इसका प्रोफाइलैक्सिस करते रहना है, और लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है अनएस्टेब्लिश्ड आरएसडी केस में। तो आरएसडी हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की क्या डेफिनेशन है, क्रोनिक एलिवेशन ऑफ सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, इसकी डेफिनेशन हो गई। प्राइमरी होता है हाइपरटेंशन और सेकेंडरी। प्राइमरी 90% केसेस की वजह से होता है जिसका रीजन अननोन होता है, अननोन कॉज, और सेकेंडरी किसी दूसरी डिजीज की वजह से होता है, जैसे रीनल डिजीज हो, एंडोक्राइन ट्यूमर्स, कोएक्टेशन ऑफ आयोटा या फिर स्टेरॉइड इंटेक, जो कि 10% केसेस में होता है। फिर आता है क्लासिफिकेशन हाइपरटेंशन का, तो जो टेक्स्ट बुक में लिखी रहती है और जो मेनली WHO की क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें सिस्टोलिक बीपी नॉर्मल में 130 से कम होना चाहिए और 85 से कम होना चाहिए डायस्टोलिक। हाई नॉर्मल दूसरी कैटेगरी है, 130 से 140 होता है और 85 से 90। फिर माइल्ड स्टेज 1 में 140 से 159 और 90 से 99। मॉडरेट स्टेज 2 में 160 से 179 और 100 से 109। सीवियर स्टेज 3 में 180 से ज़्यादा और 110 से ज़्यादा। फिर नेक्स्ट आता है ACC अमेरिकन वाली गाइडलाइन, जिसमें नॉर्मल बीपी होता है 120 और 120 और 80 से नीचे, 120 और 80 से नीचे। एलिवेटेड जब होता है तो 120 से 129 होता है और 80 से कम। स्टेज 1 में 130 से 139 और इसमें 80 से 89। इसमें स्टेज 1 140 से स्टार्ट हो रहा था और 90 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, अब 130 से स्टार्ट हो रहा है स्टेज 1 और 80 से स्टार्ट हो रहा है। स्टेज 2 यहाँ पे 140 से ऊपर है और 90 से ऊपर है, और हाइपरटेंसिव क्राइसिस 180 से ज़्यादा। आर्टेरियल बीपी, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक ज़्यादा हो भी सकता है 120 से ऊपर, या फिर नहीं भी होगा, लेकिन 180 से ज़्यादा जब हो जाता है सिस्टोलिक बीपी तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है। जेएनसी क्लासिफिकेशन एक और होती है हाइपरटेंशन की, जिसमें नॉर्मल होता है 120 और 80 से नीचे। फिर प्री हाइपरटेंशन 120 से
130 तक, 140 तक। फिर 80 से 90 प्री हाइपरटेंशन डायस्टोलिक में। फिर स्टेज 1 में 140 से 159। यहाँ पर स्टेज 1 130 से 139 था, यहाँ पर 140 से 159 और 90 से 99 हमारा डायस्टोलिक में। तो हमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करने को देखने को मिल रहा है। जैसे सबसे कम जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू है स्टेज 1 में, वो अमेरिकन क्लासिफिकेशन में है। और फिर स्टेज 1 जो हमारी WHO क्लास में, उसमें 140 है और 90 है। और जो हमारा JNC क्लासिफिकेशन है, उसमें भी WHO का वैल्यू है सेम टू सेम। ये भी WHO की वैल्यू भी जितना है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 में 160 से ऊपर और 100 से ऊपर। नेक्स्ट आता है एपिडेमियोलॉजी। क्या है इसमें? हाइपरटेंशन में तो रूल ऑफ हाफ फॉलो होता है इसमें हाइपरटेंशन में, जिसमें टोटल हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन जो होती है, उसमें से 50% अवेयर होते हैं अपने कंडीशन के बारे में, मतलब हाफ लोग अवेयर होते हैं अपनी कंडीशन के बारे में और हाफ नहीं होते। और उसमें से भी फिर हाफ लोग ट्रीटमेंट लेते हैं और हाफ नहीं लेते हैं। उसमें से भी हाफ लोग एडिक्वेटली ट्रीटमेंट लेते हैं और बाकी नहीं लेते हैं। तो ये हाफ का रूल बन जाता है, हाफ से हाफ करते रहते हैं। फिर आता है आइसबर्ग कॉन्सेप्ट एंड रूल ऑफ हाफ। तो आइसबर्ग फेनोमेना भी फॉलो करता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हाफ ऑफ हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन आर अनअवेयर ऑफ द कंडीशन, हाफ ऑफ दोज अवेयर आर ट्रीटेड, हाफ ऑफ दोज ट्रीटेड आर एडिक्वेटली कंट्रोल। तो ये तीन चीजें इसमें हैं। और ट्रैकिंग फिर आता है ट्रैकिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। बीपी लेवल्स इन चाइल्डहुड टेंड टू परसिस्ट अलोंग द सेम परसेंटाइल लाइन इनटू अडल्टहुड। जो देखा गया है, जो बच्चों में जितना बीपी लेवल बढ़ रहा होगा, उतना ही अडल्ट में भी बढ़ता रहेगा। फिर आता है प्रिवेंशन एंड डाइटरी इंटरवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए इसमें हमें जो सॉल्ट है और जो सोडियम है, उसे हमें मेनली कम करना है, रिड्यूस सॉल्ट इंटेक। और लेटेस्ट WHO टारगेट क्या है? सोडियम इंटेक लेस देन 2 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए, और इक्विवेलेंट टू 5 मिलीग्राम पर डे ऑफ टोटल सॉल्ट। मतलब जो पूरा सॉल्ट हम इंटेक कर रहे हैं एक दिन में, वो 5 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। और जो टारगेट है सोडियम इंटेक का, वो 2 मिलीग्राम पर डे। इसको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, इसमें गड़बड़ लग रही है वैल्यू में। तो इसमें जो ये 2 ग्राम पर डे है, ये 2 मिलीग्राम नहीं है, 2 ग्राम है पर डे। और 5 मिलीग्राम नहीं है, 5 ग्राम है पर डे। 5 ग्राम पर डे है, ये टोटल सॉल्ट में है। और ये सोडियम का है सिर्फ। सोडियम अगर हम देखें सोडियम अगर हम देखें खाली, मतलब Na+ की बात हो रही है, तो 2 ग्राम पर डे से कम होना चाहिए। और सॉल्ट की बात हो अगर, तो 5 ग्राम पर डे से कम होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हम आते हैं डैश डाइट। फिर डैश डाइट होनी चाहिए हमारी इसमें हाइपरटेंशन के लिए। तो डाइटरी अप्रोच, इसका मतलब क्या है डैश का? डाइटरी अप्रोचेज टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो हमें इसमें डैश डाइट में हमें ऐसे चीज़ें खानी है, जैसे फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट यूज करने हैं। और रिच इन पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम फूड हमें खाने हैं। हाई रेशियो होना चाहिए MUFA PUFA, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा हाइपरटेंशन था। इसमें ये हमारा इसलिए इतना शॉर्ट में है क्योंकि जो इसके रिस्पेक्टर वगैरह हैं, वो हम ऐड कर सकते हैं, वही जो हमने स्टार्टिंग में बताए थे कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले, सब में सेम लगभग लगभग सेम रहेंगे रिस्पेक्टर, तो इसलिए ये छोटा पड़ रहा है। तो नेक्स्ट आता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक। तो स्ट्रोक का डेफिनेशन क्या है? रैपिडली डेवलपिंग क्लिनिकल साइंस ऑफ फोकल डिस्टर्बेंस या फिर ग्लोबल डिस्टर्बेंस ऑफ सेरेब्रल फंक्शन लास्टिंग ग्रेटर देन 24 आवर्स और लीडिंग टू डेथ विद नो अपरेंट कॉज अदर देन वेस्कुलर ओरिजिन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, जिसमें सेरेब्रल फंक्शन का मेनली डिस्टर्बेंस हो जाता है और इससे क्लिनिकल साइन देखने को मिलते हैं, जो कि 24 घंटे से ज़्यादा हो सकता है, या फिर इससे 24 घंटे से ज़्यादा होने के बाद डेथ भी हो सकती है। और इसका मेनली रीजन होता है, वेस्कुलर रीजन होता है, ब्रेन से जो भी फंक्शन से रिलेटेड है। फिर आता है स्ट्रोक का क्लासिफिकेशन, टाइप्स क्या होते हैं? इस्केमिक स्ट्रोक होता है 87% और हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है 13%। तो इस्केमिक में थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक आता है, एम्बोलिक और हाइपोपरफ्यूजन। फिर हेमोरेजिक में इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज आता है और सब एरेक्नोइड हेमोरेज आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड वार्निंग साइंस। फास्ट रिकग्निशन रूल होता है इसमें, जिसका F का मतलब होता है फेशियल वीकनेस या फिर ड्रूपिंग, A से आर्म ड्रिप या फिर वीकनेस, S से स्पीच डिफिकल्टी स्लरिंग, और T से टाइम टू कॉल इमरजेंसी रिस्पॉन्स। टाइम टू कॉल इमरजेंसी रिस्पॉन्स। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में इस्केमिक स्ट्रोक है और हेमोरेजिक स्ट्रोक है। इस्केमिक स्ट्रोक का कैसे मैनेजमेंट करेंगे? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी से करेंगे, इसका थ्रोम्बोलिसिस करेंगे, जो भी थ्रोम्बस है हमारा उसका, विद इंट्रावेनस RT-PA रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर आते हैं, उनके थ्रू करेंगे, विद गोल्डन पीरियड 4.5 आवर्स के अंदर, मतलब 4.5 आवर्स
के अंदर हमें सिम्टम आने के बाद हमें इसका थ्रोम्बोलाइसिस थेरेपी करनी है। और फिर आता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी और लार्ज वेसल ओक्लूजन। अगर लार्ज वेसल में ओक्लूजन हो रहा है तो उसके लिए हमें थ्रोम्बेक्टोमी करनी पड़ेगी, थ्रोम्बस को निकालना पड़ेगा काट के। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या करेंगे, सर्जिकल इवेक्यूएशन करेंगे, क्लिपिंग, कॉइलिंग ऑफ एनेरिज्म और एंटीकोगुलेंट्स यूज कर सकते हैं। एंटीकोगुलेंट्स यूज नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंटीकोगुलेंट्स यूज नहीं कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है स्ट्रिक्टली हेमोरेजिक स्ट्रोक में। तो ये हमारा स्ट्रोक खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी का क्या डेफिनेशन है, एबनॉर्मल ग्रोथ है या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू रिजल्टिंग इन वेट इंक्रीज ग्रेटर देन 20% ऑफ आइडल बॉडी वेट फॉर एज, सेक्स एंड हाइट। जब हमारा आइडल बॉडी वेट फॉर एज, सेक्स और हाइट 20% से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब हमारा ओबेसिटी हो रहा है। फिर इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, कैलकुलेशन होता है ओबेसिटी चेक करने के लिए। तो सबसे पहला है बीएमआई, जिसको क्वाड्रेटिक इंडेक्स भी बोलते हैं। तो बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, तो बीएमआई का फॉर्मूला होता है, ये सबको पता ही होगा, वेट इन केजी अपन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो ऊपर लिखेंगे हम वेट इन केजी अपॉन हाइट मीटर में, इसका स्क्वायर। फिर एक आता है ब्रोकाज इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है हाइट माइनस 100, हाइट सेंटीमीटर में -100। फिर लॉरेंस फॉर्मूला आता है, जिसका फॉर्मूला होता है हाइट इन सेंटीमीटर -100 माइनस हाइट इन सेंटीमीटर -150/4। तो 4 जो ये वाला फॉर्मूला है, ये मेंस में यूज होता है, इसमें इसमें 4 आता है और यहाँ पर 150 आता है। नीचे है फीमेल वाला फॉर्मूला, जिसमें हाइट इन सेंटीमीटर होगा यहाँ भी, और यहाँ पर 2 आएगा फीमेल्स के लिए। फिर आता है लास्ट कॉर्पुलेंस इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल वेट अपॉन डिजायर्ड वेट, डिजायरेबल वेट। और इसकी वैल्यू अगर 1.2 से ज़्यादा या फिर बराबर हो गई तो ओबेसिटी इंडिकेट करता है। तो मेन हमारे 4 इंडेक्स होते हैं, और भी बाकी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे स्किन फोल्ड थिकनेस, हर पेंडेंट स्किन कैलिपर से मेजर कर सकते हैं, 4 साइड्स पे, मिड ट्राइसेप्स पे। तो ये है स्किन फोल्ड थिकनेस मेजर कर सकते हैं। हरपेंडेंस कैलिपर से, हरपेंडेन कैलिपर से, जिसमें हम 4 साइड पे यूज करते हैं। तो पहला है मिड ट्राइसेप्स, दूसरा है बाइसेप्स, तीसरा सब स्कैपुलर और सुपराइलियक। तो ये 4 जगह पे स्किन फोल्ड थिकनेस चेक करते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे वेस्ट सरकमफेरेंस और वेस्ट हिप रेशियो होगा। वेस्ट सरकमफेरेंस, जिसमें मेन में ये अगर 102 से ज़्यादा होता है तो ओबेसिटी होगी, और फीमेल में या फिर वुमेन में अगर ये 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुई तो ओबेसिटी होगी। और फिर आता है हमारा वेस्ट हिप रेशियो। वेस्ट हिप रेशियो में क्या होता है, मेन में अगर 1 से ज़्यादा ये रेशियो हुआ तो मतलब ओबेसिटी है, और वुमेन में 0.85 से ज़्यादा हुआ तो ओबेसिटी है। फिर हमारा एक आता है नेक्स्ट, वेस्ट हाइट रेशियो भी आता है। वेस्ट हाइट रेशियो में क्या होता है, इसमें ये चीज एज और सेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ये बेस्ट इंडिकेटर होता है फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। और भी हमारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे टोटल बॉडी वाटर देख सकते हैं हम, टोटल बॉडी पोटेशियम और बॉडी डेंसिटी देख सकते हैं। तो ये हमारा इंडिकेटर्स और इसमें इंडेक्स वगैरह थे, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूलाज वगैरह। फिर हम नेक्स्ट आते हैं बीएमआई क्लासिफिकेशन टेबल डब्ल्यूएचओ के हिसाब से। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है अंडरवेट, फिर नॉर्मल, ओवरवेट, प्री ओबीस जैसे बोलते हैं, फिर ओबीस क्लास 1, ओबीस क्लास 2, ओबीस क्लास 3।
तो अंडरवेट 18.5 से नीचे होगा, नॉर्मल 18.5 से 24.9, प्री ओबीज 25 से 29.9, क्लास फर्स्ट 30 से 34.9, क्लास सेकंड 35 से 39.9, क्लास थर्ड 40.0, मीन्स 40 से ऊपर। फिर एक एशियन पैसिफिक बीएमआई क्राइटेरिया आता है जो कि एशियन पॉपुलेशन के लिए होता है, जिसमें ओवरवेट को 23 से 24.9 तक माना जाता है, 23 से 24.9 एशियन क्लासिफिकेशन में, और क्लास वन में 25 से 29.9, और क्लास टू में ग्रेटर देन 30। तो ये एशियन क्लासिफिकेशन में होता है। फिर नेक्स्ट हमारा की मैट्रिक्स एंड एब्डोमिनल ओबेसिटी क्राइटेरिया, जो मैंने ऊपर बताया था, वेस्ट सरकमफेरेंस और वेस्ट हिप रेशियो वही है इसमें। मेजर्स एब्डोमिनल फैट मिडवे बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ रिब केज एंड इलियक क्रेस्ट। तो ये रिब केज के जो लोअर बॉर्डर है उसके नीचे और इलियक क्रेस्ट के बीच में हम ये एब्डोमिनल फैट देखते हैं। इसमें मैन में 102 से ज़्यादा होता है तो हाई रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ओबेसिटी होगी मतलब, और वुमन में 88 से ज़्यादा होता है तो। मॉडर्न एशियन गाइडलाइन क्या कहती है? फॉर साउथ एशियन पॉपुलेशन द कट ऑफ फॉर एब्डोमिनल ओबेसिटी आर लोअर। जो अब्दुल ओबेसिटी के लिए कट ऑफ है एशियन गाइडलाइन के हिसाब से वो कम है। जैसे मैन में अगर 90 से ऊपर हुई तो इसका मतलब ओबेसिटी है, और वुमेन में 80 से ऊपर हुई तो ओबेसिटी है। एशियन क्लासिफिकेशन गाइडलाइन में कम है और ग्लोबली कम, थोड़ा ज्यादा कट ऑफ है। फिर आता है वेस्ट हिप रेशियो, जो कि एब्डोमिनल फ्लैट एक्यूमुलेशन चेक करता है, मेजर करता है। इसमें एब्डोमिनल ओबेसिटी मैन में 1 से ज्यादा होगी तो दिखाता है, और वुमेन में 0.85 से ज्यादा हुआ वेस्ट हिप रेशियो तो एब्डोमिनल ओबेसिटी दिखाता है। और मॉडर्न डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन क्या कहती है? डब्ल्यूएचओ कट ऑफ फॉर वेस्ट हिप रेशियो इंडिकेटिंग इंक्रीज मेटाबॉलिक रिस्क आर 0.9 मैन के लिए और 0.85 वुमेन के लिए, मॉडर्न गाइडलाइन है। फिर आते हैं मैग्नीट्यूड एंड पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस। तो एपिडेमियोलॉजी क्या है इसकी? ग्लोबल प्रेवलेंस इज राइजिंग रैपिडली इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, दोनों में राइज कर रही है प्रिवेलेंस, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज में। इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू हैव, यहाँ पर कुछ मिसिंग है अभी, चेक करते हैं। तो यहाँ पर है बीएमआई मोर देन 25। तो बीएमआई मोर देन 25, बीएमआई मोर देन 25 होगा 8% पॉपुलेशन में इंडिया में देखने को मिलता है। फिर है पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट, तो इसको हाइपरटेंशन को किंग ऑफ डिजीज बोलते हैं, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ रिस्क फैक्टर फॉर मल्टीपल एनसीडीज के लिए ये रिस्क फैक्टर की तरह काम करता है, टाइप 2 डायबिटीज जैसे सीएडी, एस्ट्रोआर्थराइटिस, कैंसर और डिस्लिपिडीमिया। फिर नेक्स्ट आता है प्राइमरीली ड्राइवन बाय एनर्जी इम्बैलेंस, एनर्जी की इम्बैलेंस हो जाती है, वेयर एनर्जी इनटेक एक्सीड्स एनर्जी एक्सपेंडिचर, जिसमें एनर्जी का इनटेक बढ़ जाता है और एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे रिस्क फैक्टर क्या क्या है इसमें? मेनली वही होंगे, नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल। एज हो गया, जैसे कैन अकर एट एनी एज, ओबीज चिल्ड्रन टेंड टू रिमेन ओबीज इन एडल्ट लाइफ। जो बच्चे होते हैं ओबीज वो एडल्ट में भी ओबीज रहते हैं। सेक्स में से ओवरवेट इज मोर प्रेवलेंट, मेन में ज्यादा देखने को मिलता है ओबेसिटी, वुमेन में कम मिलती है। पोस्ट मेनोमेजल में वुमेन में भी ज्यादा देखने को मिलती है 45-50 साल के बीच में। पैरिटी सक्सेसिव प्रेगनेंसी विद शॉर्ट इंटरवल्स कैन एप्लेट मेटरनल रिजर्व्स और अल्टर बॉडी कंपोजिशन। अगर शॉर्ट इंटरवल पे प्रेगनेंसी हो रही है तो फिर इसमें हेल्दी बच्चा नहीं होगा, ओबेसिटी नहीं होगी, अल्टर कर सकता है बॉडी कंपोजिशन। जेनेटिक फैक्टर्स क्या क्या है? कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल फिनोटाइप इन्वॉल्विंग पॉलीजेनिक एंड मेजर जेनेटिक इफेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। चिल्ड्रन विद ओबीज पेरेंट्स हैव सिग्निफिकेंटली हाई रिस्क। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या क्या है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? जैसे फिजिकल एक्टिविटी हो गई, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लिटरेसी हो गया, ईटिंग हैबिट हो गई, अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग, साइकोलॉजिकल फैक्टर, मेडिकेशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो फिजिकल एक्टिविटी में क्या करना है? जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है जिसकी, उसको ठीक करना है, ये मेजर कंट्रीब्यूटर होता है हाइपरटेंशन का। और फिजिकल एक्टिविटी फॉर एक्टिव इंडिविजुअल्स इज 1.75 वर्सेस 1.4 फॉर सेडेंटरी इंडिविजुअल्स। तो ये कह रहा है कि जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है एक्टिव इंडिविजुअल्स के लिए 1.75 है और सेडेंटरी इंडिविजुअल के लिए 1.4 है। तो फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और लिटरेसी। डेवलपिंग कंट्रीज में हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पॉजिटिवली ओबेसिटी से रिलेटेड है। इनवर्स रिलेशनशिप है लिटरेसी से, अगर जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो हाँ ओबेसिटी कम देखने को मिलेगी। ईटिंग हैबिट्स में जो ज़्यादा खाते हैं रेगुलेटरी ओबेसिटी और मेटाबॉलिक ओबेसिटी, दो ओबेसिटी होते हैं। तो इसमें एक एंड्रॉइड ओबेसिटी कहते हैं और एक को गाइनॉइड ओबेसिटी कहते हैं। यहाँ पर जो रेगुलेटरी ओबेसिटी और मेटाबॉलिक ओबेसिटी है वो अलग है। रेगुलेटरी ओबेसिटी में क्या होता है? 95% केसेस में होता है ओवर न्यूट्रिशन की वजह से और एक्सेस डाइटरी फैट शुगर इंटेक की वजह से। ओवर न्यूट्रिशन की वजह से और एक्सेस डाइटरी फैट इंटेक की वजह से। मेटाबॉलिक में 5% केसेस में होता है, अलग अलग डिजीज की वजह से हो सकती है, जैसे एंडोक्राइन जेनेटिक कॉज हो, सिकुसिंग सिंड्रोम, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोगाइनाइडिज्म। और जो मैं बताता एंड्रॉइड ओबेसिटी और गाइनॉइड, वो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे क्लासिफाइड है टाइप में।
तो एंड्रॉइड ओबेसिटी क्या होता है? एब्डोमिनल फैट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो मतलब फैट है मेनली एब्डोमेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो गायनोइड होता है उसमें फैट इवन एंड पेरिफेरली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बॉडी। जो फैट है वो डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट होगा पेरिफेरली, पेरिफेरली। फिर आता है हमारा अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन में हमें 7 कैलोरी ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है। इसमें दिखा देता हूँ, जो मेन बुक है उसमें जो लिखा हुआ है, एवरी ग्राम ऑफ कंजम्पशन, ये एवरी ग्राम ऑफ कंजम्पशन ऑफ, तो यहाँ लिखा हुआ है एवरी ग्राम ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल प्रोवाइड्स 7 कैलोरी ऑफ एनर्जी एनर्जी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जो अल्कोहल है वो प्रोमोट करता है फैट स्टोरेज फ्रॉम अदर फूड्स। मतलब जो दूसरे फूड्स होते हैं उनसे फैट स्टोरेज ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन में प्रमोट करता है। स्मोकिंग इंक्रीज करता है मेटाबॉलिक रेट एंड डिक्रीजेस फूड कंजम्पशन, सिचुएशन कैन लेड टू वेट गेन हो जाता है इससे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इमोशनल स्ट्रेस लीडिंग टू ओवर ईटिंग, इमोशनल स्ट्रेस से भी ओवर ईटिंग देखने को मिलती है। मेडिकेशन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंसुलिन, बीटा ब्लॉकर्स प्रमोट करते हैं वेट गेन। एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है अर्बनाइजेशन, जैसे मैकेनाइजेशन, एलिवेटर्स, ऑटोमोबाइल्स, टीवी वीविंग एंड लेबर सेविंग अप्लायंसेस जो है वो सब हमारे ओबेसिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर आता है हेल्थ हजार्ड्स ऑफ ओबेसिटी, रिलेटिव रिस्क, सिविरिटी लेवल, रिलेटिव रिस्क और एसोसिएटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो सिविरिटी लेवल बताएगा, तो ग्रेटली इंक्रीज हो जाता है सिविरिटी लेवल जब रिलेटिव रिस्क 3 से ज़्यादा होता है। और इसमें हेल्थ प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिलती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, गॉल ब्लैडर डिजीज, डिसलिपिडीमिया, इंसुलिन रेसिस्टेंस, ब्रेथलेसनेस और स्लीप एपनिया। और मॉडरेटली इंक्रीज होता है जब 2 से 3 होता है रिलेटिव रिस्क, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो हाइपरयूरेसिमिया यहाँ पे गाउट। स्लाइटली इंक्रीज होता है 1 से 2 रिलेटिव रिस्क में, कैंसर हो सकता है इसमें, ब्रेस्ट, कोलन, एंडोमेट्रियम का, इम्पेयर्ड फर्टिलिटी, लो बैक पेन और फिटल डिफेक्ट्स। फिर लास्ट आता है प्रिवेंशन और कंट्रोल इसका। तो क्या है एम हमारा है, बीएमआई को मेंटेन करना है बिटवीन 18.5 और 24.9 के बीच में थ्रू आउट एडल्टहुड। थ्रू आउट एडल्ट हमें ये इतना हमें मेंटेन करके रखना है नॉर्मल बीएमआई को। 1 kg/m² हुआ है यहाँ पर। और प्रिवेंट करता है वेट गेन को और वेट रीगेन आफ्टर नेशनल लॉस। स्ट्रेटेजी क्या क्या है? डाइटरी मॉडिफिकेशन, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ एजुकेशन और बेरिएट्रिक सर्जरी। ये स्ट्रेटेजी है प्रिवेंशन में इसके। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन में हमें कार्बोहाइड्रेट कम करना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और फैट, फाइबर इंक्रीज करना है, होल ग्रेन्स इंक्रीज करना है, लेग्यूम्स इंक्रीज करना है, इंश्योर एनर्जी इनटेक डज नॉट एक्सीड एक्सपेंडिचर, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मॉडरेट एक्टिविटी, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा इंक्रीज करना है एनर्जी एक्सपेंडिचर को, हेल्थ एजुकेशन, हेल्दी डाइटरी हैबिट्स फॉलो करनी है, एक्टिव लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, लीन लाइफ, और बेरिएट्रिक सर्जरी कर सकते हैं जो कि लास्ट ऑप्शन होता है, जिसमें इसमें जिसका बीएमआई 40 से ज़्यादा हो जाता है, बीएमआई ग्रेटर देन 40 या फिर 35, तो उन और सीवियर कोमॉर्बिडीज होती है उनमें, तो उनके लिए ये जो फूड कंजप्शन है उसमें हम सप्रेशन करते हैं ताकि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो ठीक हो सके। तो इसमें इतना ही था कार्डियोवास्कुलर डिजीज में।